हेलो गाइस। आज मैं आपको एलिजिबिलिटी या फिर क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर के बारे में बताऊंगी, जो कि हमारा सेशन 141 कहता है, 141 में बताया गया है। एंड ये सारे के सारे सोर्सेस हम लोगों ने एमसीए ई बुक से लिए हैं। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर क्या होता है? सेशन 141 में बताया गया है। 141 के फर्स्ट एंड सेकेंड सेशन में बताया गया है कि सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। हमारे एम्प्लॉय की या पर्सन की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि वो सीए होना चाहिए, चार्टेड अकाउंटिंग होना चाहिए, जो कि सीए के एक्ट के अनुसार ही बनाया गया हो, उसी के अकॉर्डिंग उसने एग्ज़ाम्स दिए हों और एग्ज़ाम्स को पास किया हो, क्लियर किया हो। उसके बाद उसको एक सर्टिफिकेट ऑफ मेंबर मिला होगा, तभी उसी पर्सन को, जिसको मतलब सर्टिफिकेट ऑफ मेंबर मिलता है, जिसने एग्ज़ाम दिया होता है सीए के एक्ट के अकॉर्डिंग, उसी को ही हम लोग एज अ ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। सेकेंड आता है मेजोरिटी ऑफ पार्टनर। किसी भी फर्म में मेजोरिटी ऑफ पार्टनर क्या होनी चाहिए? सीए होना चाहिए। सबसे ज़्यादा मेंबर्स किसी भी फर्म के अंदर सीए होने चाहिए। इस एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी भी कंपनी में 10 पर्सन्स हैं, 10 पर्सन में से मेजोरिटी ऑफ पार्टनर मतलब सीए 6 सीए होने चाहिए। सीए की मेजोरिटी ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। जो भी जो भी सीए हम लोग अपॉइंट करेंगे एज अ ऑडिटर, वो प्रैक्टिसिंग इन इंडिया होना चाहिए। अगला आता है ऑथराइज साइन। ऑथराइज साइन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था मेजोरिटी ऑफ पार्टनर में कि 10 पर्सन्स हैं अगर, और उसमें से मेजोरिटी 6 पर्सन होने चाहिए सीए, और बाकी अदर 4 हो सकते हैं कि कोई भी पर्सन। ऑथराइज साइन किसके होने चाहिए? एक सीए ही फर्म के बिहाफ में साइन करता है, उसी के ही साइन चलते हैं, बाकी किसी के नहीं चलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स। ये तो था क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, जिसमें एलिजिबिलिटी सीए होना चाहिए, मेजोरिटी ऑफ पार्टनर सीए होना चाहिए, प्रैक्टिसिंग इन इंडिया होना चाहिए, ऑथराइज सिग्नेचर किसका होना चाहिए? सीए का। सीए फर्म के बिहाफ में साइन करता है। आगे बढ़ते हैं। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स सेक्शन 141, ये सब सेक्शन थर्ड में बताया गया है। The following person shall not be eligible for appointment as an auditor of a company। कि वो पर्सन एलिजिबल नहीं होगा, एलिजिबल नहीं होगा मतलब वो अपॉइंट नहीं किया जा सकता एज अ ऑडिटर। उनके कुछ नाम नीचे बताए गए हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि किसी भी एंगल से जो हमारा ऑडिटर है, वो कंपनी के किसी भी करेक्टर के साथ नहीं होना चाहिए। किसी भी कंपनी के किसी भी करेक्टर से नहीं होना चाहिए, ना ही उसे कंपनी से कोई बेनिफिट मिल रहा हो। अगर उसे कोई कंपनी से बेनिफिट मिल रहा होगा तो वो कंपनी के अगेंस्ट काम नहीं करेगा, ना ही वो कंपनी को रिपोर्टिंग करेगा, और ना ही ओपिनियन ले पाएगा अपने उनके। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है ए बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन अ लिमिटेड लाइबिलिटी रजिस्टर्ड अंडर द लिमिटेड लाइबिलिटी। उस पर्सन को बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। फर्म फर्म में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को इंक्लूड कर लिया जाता है ऑटोमेटिकली। सिर्फ आगे आगे बढ़ते हैं। बी
एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, कि एक ऑफिसर या फिर एक एम्प्लॉय कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता, वो भी उनकी डिस्क्वालिफिकेशन ही होगी। अगला आता है अ पर्सन हु इज पार्टनर, एक पर्सन जो उसका पार्टनर है और हु इज द एम्प्लॉयमेंट, और उसी फर्म में एम्प्लॉयमेंट है, काम कर रहा है, ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, की उस फर्म का पार्टनर है या फिर एम्प्लॉयमेंट है या फिर ऑफिसर है या फिर उसी फर्म में किसी भी में फील्ड में काम कर रहा है, तो भी वो उस फर्म का ऑडिटर नहीं बन सकता, ये भी उसकी डिस्क्वालिफिकेशन होगी। नेक्स्ट है फोर्थ वाले पॉइंट में कि ए पर्सन हु और हिज रिलेटिव और पार्टनर, कि एक पर्सन है जैसे कि मैं हूँ, मैं एज अ ऑडिटर अपॉइंट होना चाहती हूँ, जो मेरा रिलेटिव है और पार्टनर है वो भी उस फर्म में काम नहीं करना चाहिए, वरना वो भी डिस्क्वालिफिकेशन मानी जाएगी। इन केस अगर मैं करती हूँ, अपॉइंट होती हूँ, तो सिक्योरिटी ऑफ इंटरेस्ट जो है मोर देन फेस वैल्यू नॉट एग्जैक्टिंग 1 लाख, 1 लाख से ज़्यादा सिक्योरिटी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ना ही मेरे रिलेटिव का और ना ही मेरे पार्टनर का, किसी का भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 लाख होगा तो चलेगा, लेकिन 1 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। हम कहते द इवेंट ऑफ एक्वायरिंग एंड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट बाय अ रिलेटिव, कि मैं कोई एज अ ऑडिटर किसी फर्म में अपॉइंट हो रही हूँ और जो मेरा रिलेटिव है उसने सिक्योरिटी या फिर इंटरेस्ट कोई भी ले रखा है अबव द थ्रेशोल्ड, कि जब मैं अपॉइंट हुई तब तो उसने मतलब 1 लाख ही था, उसकी जो फेस वैल्यू थी 1 लाख ही थी। उसके बाद क्या कहते हैं, फिर उसके बाद उसने और कुछ ले लिया, इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी ले लिया उसने, तो उसकी जो क्रॉस लिमिट थी वो बढ़ गई, तो उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेने होते हैं। उसके लिए एक ऑडिटर को 60 डेज दिए जाते हैं उस इंटरेस्ट को जो उसने थ्रेशोल्ड क्रॉस की है, थ्रेशोल्ड की लिमिट क्रॉस की है, उसको 1 लाख तक लाने के लिए। अ पर्सन हु और हुज रिलेटिव और पार्टनर indebted to the company or its subsidiary or its holding or associate company or a subsidiary of such holding company in excess of rupees 5 lakh shall not be eligible for appointment। एक पर्सन या फिर उसका कोई रिलेटिव या पार्टनर इंडेप्टेड है किसी भी कंपनी में, किसी भी कंपनी में उसने किसी भी वजह से या किसी के लिए भी कोई सिक्योरिटी होल्ड कर रखा है एसोसिएट कंपनी में या फिर सब्सिडायरी कंपनी में, तो उसके लिए भी उसकी जो एक्सेस लिमिट होनी चाहिए और 5 लाख तक होनी चाहिए। 5 लाख तक होगी, जो पर्सन है वो फिर अपॉइंट हो सकता है। अगर उससे ज़्यादा होगी तो फिर वो भी उसकी डिस्क्वालिफिकेशन मानी जाएगी। नेक्स्ट आता है हैज़ गिवन अ गारंटी और प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन with indebtedness or any third person to the company holding in excess of 1 lakh rupees shall not be eligible for appointment। रिलेटिव ने किसी भी वजह से किसी के भी बिहाफ में गारंटी दे रखी है या फिर किसी को भी कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रखी है, तो उसके लिए भी किसी के भी बिहाफ में कोई गारंटी या फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रखी है इन कनेक्शन
विद द इनडेप्थनेस ऑफ एनी पर्सन। तो वो भी एक्सिस ऑफ लिमिट उनकी 1 लाख तक होनी चाहिए, अगर उससे अबव होगी तो भी डिस्क्वालिफिकेशन मानी जाएगी। नेक्स्ट बताया गया है द टर्म बिजनेस रिलेशनशिप शैल बी कंस्ट्रक्ट एज एनी ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू अ कमर्शियल पर्पस। कि हमारा जो ऑडिटर है वो बिजनेस रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए। बिजनेस रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए। आपको बताया गया है कि कोई भी पर्सन की डिस्क्वालिफिकेशन किस किस चीज में एक्सेप्ट की गई है। कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स, कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स होगी नहीं। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स विच आर इन नेचर ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज। नेचर ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज में कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स को एक्सेप्ट किया गया है। बिजनेस रिलेशनशिप में ये आ सकते हैं। स्टैंडर्ड बाय द ऑडिटर और ऑडिट फर्म, ऑडिटर के लिए भी और ऑडिट फर्म के लिए भी अंडर दिस एक्ट। कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स विच आर इन, हम लोग कहाँ थे, कमर्शियल ट्रांजेक्शन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होगा तो आर्म्स लेंथ प्राइस होना चाहिए। मतलब कि जैसे मैं कहीं घूमने के लिए गई और मैं वहाँ पर किसी होटल में रुकी, तो जो उनकी सर्विसेज है मैं उनकी सर्विसेज लूँगी, सब कुछ लूँगी। उसमें अगर मुझे जिस तरह से वो लोग और कस्टमर्स को अपनी सर्विसेज देते हैं या फिर प्राइजेस चार्ज करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग्स लेते हैं हम लोग सर्विसेज और उनके चार्जेस पे करते हैं उसके अकॉर्डिंग्स, कुछ भी उसमें कम नहीं कराते हैं, तो भी हम लोग बिजनेस रिलेशनशिप के कॉन्टेक्ट से बच जाते हैं। किसी भी, जैसा कि बताया गया है कि आर्म्स लेंथ प्राइस लाइक सेल ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू द ऑडिटर। कोई भी ऑडिटर उसके प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को एज अ कस्टमर लेता है, तो एज अ कस्टमर लेता है तो फिर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आ जाता है। नेक्स्ट आता है अ पर्सन हुज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर। ये एक पर्सन है जो एज अ सी अपॉइंट हो रहा है, वो उसका कोई रिलेटिव एज अ डायरेक्टर का वर्क करता है उसी फर्म में, या फिर एम्प्लॉयमेंट है एज अ डायरेक्टर और की मैनेजर पर्सन है, तो भी वो बिजनेस रिलेशनशिप में आ जाएगा, फिर वो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। नेक्स्ट आता है अ पर्सन हु इज इन दी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर और अ पर्सन और अ पार्टनर। एक पर्सन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है उस कंपनी का, या कोई भी पार्टनर या कोई भी पर्सन है, तो वो मोर देन 20 कंपनीज की अपॉइंटमेंट को होल्ड कर सकता है एज अ ऑडिटर। ऑडिटर के लिए मोर देन 20 कंपनीज की अपॉइंटमेंट को होल्ड कर सकता है कोई भी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट आता है अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस involving fraud and a period of 10 years has not elapsed from the date of such conviction। कि एक पर्सन किसी भी फ्रॉड के केस में या फिर किसी भी वजह से कोर्ट से उसको कन्विक्टेड किया गया है, तो वो 10 ईयर्स तक किसी भी कंपनी में अपॉइंट नहीं किया जा सकता जब तक उसके 10 ईयर्स कंप्लीट नहीं होंगे डेट ऑफ सच कन्विक्शंस के, जिस केस में वो, जिस फ्रॉड केस में वो इन्वॉल्व है, उसके 10 ईयर्स के बाद वो एज अ ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता।
नेक्स्ट आता है 4 पॉइंट, ही शैल वैकेट हिज ऑफिस एज सच ऑडिटर and such vacation shall be deemed to be a casual vacancy in the office of the auditor। कहता है कि कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन अगर नहीं की जाती, कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन अगर कर गया हो तो माना जाएगा कि कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन अगर कर दी जाती है, अगर कर दी गई, सॉरी सॉरी, he shall vacate his office as such auditor, कि ऑडिटर के केस में कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन अगर हो जाती है तो माना जाता है कि ऑफिस वेकेंट कर दिया गया है और उस टाइप की ही वैकेंसी को क्वाइट कर दिया जाता है बाय वे ऑफ कैजुअल वैकेंसी के। तो यहाँ पे मैंने आपसे क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो या क्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं।